हाँ जी, तो देख रहे हैं कि ये मतलब ये कि किस तरह से उस चीजों को मैंने हाईलाइट करके दिया है। फिर यहाँ से स्कर्वी, ठीक है, विटामिन में भी जाके पढ़ेंगे विटामिन सी की कमी से क्या होती है स्कर्वी। मतलब उससे ये है कि हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगी तो वो जो तीनों चेन्स का आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनेंगे, जिससे जो कोलेजन बनेगी वो बड़ी वीक सी बनेगी। फिर कोलेजन वगैरह किस में होती है, सारी ब्लड वेजल्स वगैरह में होती है, ठीक है। तो ब्लड वेजल्स में जो कोलेजन होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी, तो ब्लड वेजल को टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, जिससे ये होगा वेजल रप्चर हो जाएंगी और सारा ब्लड जो है वो, ठीक है ना, ब्लड यानी कि क्यूटेनियस टिश्यूज के नीचे अकोमुलेट होने लग जाएगा, ठीक है। ब्रूजेस, ये देख रहे हो, इसको ब्रूजेस हो गए हैं, ठीक है। क्यों? विटामिन सी की कमी से कोलेजन जो थी इसकी मजबूत नहीं बनी। कोलेजन में जो तीनों चेन्स होती हैं वो आपस में उनका इंटरचेंज हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बने, जिससे कोलेजन मजबूत नहीं बन सकी, जिससे वो जो वाल्स है उनको टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं मिल सकी, जिससे ये हुआ कि वाल्स की फ्रेजिलिटी बढ़ गई, वो वाल्स रप्चर हो जाती हैं जैसे उन पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है, और ब्लड स्किन के नीचे अकोमुलेट हो जाता है और हमें ब्रूजेस नजर आते हैं, ठीक है। ये जब हमें मार पड़ती है तो नीचे जो ब्रूज नजर आता है वो बेसिकली वो रप्चर होती है वेजल। अच्छा जी, ये देख प्रोक्लेजिन का बता दिया था। यहाँ से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैं जो ये चीजें जो मैंने मार्क की है ना, आप लोगों की जिंदगी में अगर आप लोगों से इसके अलावा को बंदा पूछेगा ना, ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो जो चीजें मार्क की है ना मेरे भाई, सिर्फ जरा ना वो जरूर आती हूँ। बाकी बेशक एक बंदे अगर जितना पढ़ना चाहता है वो बेशक जितना मर्जी पढ़े, लेकिन ये है कि ये बातें जो मैंने यहाँ से मार्क की हुई है ना, ये जरूर पता हो, क्योंकि पूछा इन्हीं में से जाना है। चाहे वो वाइवा हो, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो एससीक्यू हो, पूछेगा वो यहाँ से कि लिंक कैसे बनते हैं। अब आपने बताना है कि आपका लाइसाइल ऑक्सीडेज आके क्या करता है, ठीक है, एक ट्रोपोकोलेजन के मालिक्यूल के अंदर से जो एक लाइसीन में से अमोनिया को ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन करता है, जिससे वो उसको रिएक्टर बना देता है। वो फिर दूसरे ट्रोपोकोलेजन के मालिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके क्रॉस लिंक बनाता है। ये बातें पता है ना कल वाली, ये यहाँ तक था जी, हमने कल पढ़ा था उन बच्चों के लिए जिनका आज फर्स्ट लेक्चर है। हमने यहाँ तक कल पढ़ लिया था, इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी और आप लोगों ने जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आज हमने ये आगे पढ़ना है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम जरा इलास्टिन से पढ़ लेते हैं। इलास्टिन पढ़ने के बाद फिर हम लोग जो है ना ये कोलेजिनोपैथीज पढ़ेंगे कि कोलेजन के बनने में जो मसले आते हैं उनसे फिर कौन किस किस्म की डिजीज होती हैं। तो ये ईहलर सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट, वाइवा में पूछेंगे आप लोगों से, एमसीक्यूज आएंगे, लॉन्ग भी आ सकता है, ठीक है। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा तो बड़ा पक्का किस्म का, जिस तरह इसका नाम है ना इम्परफेक्टा, ये परफेक्ट एससीक्यू आता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम उनको करेंगे। मसला सिर्फ ये था कि इनको मैंने हाईलाइट इसलिए नहीं कर सका सही से कि ये जो सब कुछ लिखा हुआ है सारी वर्डिंग जो है ना आप लोगों की बुक से डिफरेंट है, ठीक है, इसीलिए मैं तो चलें जी। तो आज हम ना इलास्टिन से शुरू करते हैं, ठीक है। कुछ बातें जो होंगी वो कोलेजन जैसी होंगी, ठीक है। तो इसलिए वो जब आप कोलेजन को पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो लेकिन ये है कि वैसे भी समझ आ जाएगी, ठीक है। चलें जी, अब हम शुरू करते हैं। लेक्चर का टाइम क्या हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ी बातें करते कर ली, लेकिन चले इंशाल्लाह को 50 मिनट तक मेरी कोशिश होगी कि मैं लेक्चर को एंड कर दूं, ठीक है। ये देख लें, बेशक 55 मिनट पे मैं शुरू कर रहा हूँ, इससे पहले पढ़ाना नहीं शुरू किया। चलें जी, क्या है जी इलास्टिन? इलास्टिन, ठीक है। अब जिस तरह से कोलेजन थी एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है सेल के बाहर की प्रोटीन है, सेल के बनती सेल के अंदर है, लेकिन मतलब ये कि जैसे यहाँ पे था ना कि क्या था कि ये देखो कि ये सेल के अंदर बनना शुरू हुई, क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, प्रोटीन है ना, तो सेल के अंदर से उसकी फॉर्मेशन शुरू होगी। लेकिन ये फिर करते कराते सेल के बाहर से गोल्गी ऑपरेटस उठा के सेल से बाहर फेंकता है सिक्रेटरी वेसिकल्स के जरिए से, और फिर बाहर आके उसकी मॉडिफिकेशन होकर वो प्रॉपर प्रोटीन बनती है और अपना फंक्शन भी उसने बाहर ही करना होता है। तो इस ऐसी प्रोटीन को कहते हैं एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन्स। और ये चूंकि हम फाइब्रस प्रोटीन्स को पढ़ रहे हैं तो बेसिकली ये इनका रोल स्ट्रक्चरल रोल होता है, जैसे ब्लड वेसल्स में मौजूद हैं, ठीक है, जैसे स्किन में मौजूद है तो स्किन की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को मेंटेन कर रही हैं। अब हम दूसरी प्रोटीन को पढ़ने लगे हैं, इलास्टिन को, ठीक है। चलें जी, तो अच्छा जी, इलास्टिन क्या है? इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है। इलास्टिक फाइबर्स कहाँ कहाँ पे होते हैं? लंग्स में, लार्ज आर्टरीज में, ठीक है, और कहाँ पे? इलास्टिक लिगामेंट्स में, ठीक है। अब इधर क्या होते हैं? इलास्टिक लिगामेंट्स, इलास्टिक फाइबर्स में क्या होती है? इलास्टिन होती है, ठीक है।
और ये बेसिकली इलास्टिन जो होती है ये इन माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, इनको अभी हम पढ़ते हैं माइक्रोफिब्रिल्स क्या होते हैं। बेसिकली उन माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, उनके ऊपर बैठी होती है इलास्टिन, ठीक है। क्या होता है कि और ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलास्टिक फाइबर्स, इसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक फाइबर्स। तो उसमें इलास्टिन प्रोटीन होती है जो कि बैठी किसके ऊपर होती है, ग्लाइकोप्रोटीन के ना माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं उनके ऊपर बैठी होती है, इनको हम कहते हैं इलास्टिक फाइबर्स। ये यानी कि इलास्टिक फाइबर्स के अंदर इलास्टिन होती है, ठीक है, इतनी बात पता चल गई, ठीक है। और होती कहाँ कहाँ पे है, लंग्स में, आर्टरीज में। अब मुझे बताओ, ठीक है। अच्छा, इस इलास्टिन की वजह से होता क्या है, इसकी वजह से ना ये होता है कि जब आप एक चीज स्ट्रेच होती है ना, उसकी लेंथ बढ़ती है, तो जब वो स्ट्रेचिंग फोर्स हटती है तो वो फिर अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। अब मुझे बताओ लंग्स के अंदर क्या होता है, हैं बताओ, हवा उसके अंदर भरी, ठीक है, उसके बाद फिर वो उस पर प्रेशर पड़ा, उसके बाद लंग्स अपनी वापस अपनी शेप में आ जाते हैं। तो वो किस वजह से आते हैं पता चल रहा है, वो इलास्टिक फाइबर्स की वजह से आते हैं। फिर किसी को याद है मैंने क्या बताया था, एओर्टा के अंदर और पल्मोनरी वेसल्स के अंदर क्या होता है, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जिनकी वजह से अपना प्रेशर गिरने नहीं देते, ठीक है। वो बातें समझ आ रही हैं, वो इस वजह से होता है, इन इलास्टिक, उधर भी मैंने बताया था इलास्टिक रिकॉइल की वजह से होता है। तो ये बेसिकली ये इलास्टिक फाइबर्स हैं, ठीक है, जो कि उसमें मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें ना रबड़ की तरह की प्रॉपर्टीज हैं, देख रहे हो, ठीक है। चलो जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इलास्टिन जो है वो भी उसका नाम क्या, एक इनसॉल्युबल प्रोटीन है जो कि बनती किससे, ट्रोपोइलास्टिन से बनती है। जैसा कि जैसे कोलेजन है वो किससे बनती है, मतलब ये कि कोलेजन से पहले क्या है, प्रो कोलेजन, ट्रोपो कोलेजन है, ऐसे ही था ना। तो इसी तरह से वो बता रहा है कि इलास्टिन जो है वो इनसॉल्युबल पॉलीमर है, इनसॉल्युबल प्रोटीन पॉलीमर है जो कि ट्रोपोइलास्टिन से बनता है, ठीक है। तो मतलब वही बात की है उसने, जो कि ट्रोपोइलास्टिन खुद क्या है, एक लीनियर पॉलीपेप्टाइड है, एक पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब मैं इस तरह से बताऊंगा कि इंशाल्लाह दोनों में डिफरेंस भी क्लियर होता जाएगा। अब उसमें क्या था, कोलेजन में 3 पॉलीपेप्टाइड थी, इसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड है, लीनियर एक ही पॉलीपेप्टाइड। उसमें क्या था, उसमें हेलिकल 3 पॉलीपेप्टाइड्स थी। ये बातें आप क्लियर करते जाएं, ठीक है। उस पॉलीपेप्टाइड में भी जो है ना, वो जो छोटे छोटे अमीनो एसिड्स होंगे और होंगे भी नॉन पोलर। ये देखो, ये तीनों छोटे छोटे अमीनो एसिड्स हैं। ग्लाइसिन में तो आर चेन में क्या होता है, एच होता है, एलानिन में CH3 होता है, और वैलिन में भी छोटी सी वो 2 कार्बन की चेन होती है, ठीक है। तो यानी कि वो जो लीनियर चेन है उसमें क्या मामला है कि छोटे स्मॉल अमीनो एसिड्स, ठीक है, ये तीनों सबसे छोटे अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। और उसका नाम क्या, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, जो पोलर नहीं होते, लीनियर एक चेन होती है ट्रोपोइलास्टिन की, ठीक है। ट्रोपोइलास्टिन से आगे क्या बनता है, जैसे वहां पे ट्रोपो कोलेजन थी, यहाँ पे क्या होता है, ट्रोपो इलास्टिन, ठीक है। बातें समझ होगी। चलो जी, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रोलीन, वहां पर भी प्रोलीन होता है, लाइसिन होता है, याद है ना। वहां पर हमारे पास ग्लाइसिन था, फिर प्रोलीन था, जो सबसे ज्यादा होते हैं। फिर ये है कि लाइसिन भी होता है वहां पर, ऐसे ही था ना जब हमने पढ़ा था, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन हाइड्रोक्सिलेशन होती है तो क्या होता है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन हाइड्रोक्सी लाइसिन बनता है। तो कहता है यहाँ पर भी प्रोलीन और लाइसिन होता है, लेकिन ये है कि हाइड्रोक्सी लाइसिन वाली बात कोई नहीं है। क्यों, यहाँ पर हाइड्रोक्सिलेशन वाला काम कोई नहीं है, ठीक हो गया, देख रहे हो, ठीक है। वेरी लिटिल, मतलब ये कि ये ज्यादा नहीं होता, ये डिफरेंस है मेरे भाई। जब आप लोगों से क्वेश्चन आता है कोलेजन और इलास्टिन का डिफरेंस बताओ, तो ये आप लोगों ने डिफरेंस बताने हैं कि ये बहुत, मतलब हाइड्रोक्सी जो है वो बहुत थोड़े होते हैं। अच्छा जी, अब ये वो बात समझो आप लोग कि ये देखो, जैसे वो वहां पे प्रो कोलेजन सेल से बाहर सीक्रेट होता है, ये ट्रोपोइलास्टिन सेल के अंदर बनने के बाद बाहर सीक्रेट होता है, ठीक है। वहां पर अब आप लोगों ने प्रो कोलेजन बाहर सीक्रेट होता है, यहाँ पे क्या लिखना है कि ट्रोपो कोलेजन बाहर सीक्रेट होता है, ठीक है। इसकी उसने सेंसिस नहीं ना बताई, उसने कोलेजन की बताई है, लेकिन इसमें उसने थोड़ी बहुत बातें जितनी बताई हैं हम वो उनसे हम डिफरेंस निकाल लेंगे बेसिकली, ठीक है। समझ आ रही है। अच्छा, फिर क्या है कि बाहर आने के बाद, एक्सएल मैट्रिक्स में आने के बाद आगे क्या होता है, आगे ना बाहर मैट्रिक्स में पड़ा होता है ग्लाइकोप्रोटीन के फिब्रिल, जैसा कि फिब्रिलिन वगैरह, ठीक है। ये यानी कि माइक्रोफिब्रिल्स हैं, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, ये स्कैफोल्ड के तौर पर एक्ट करते हैं जिन पर आगे ट्रोपोइलास्टिन डिपॉजिट हो जाती है। मैंने कहा ना कि उनके ऊपर बैठी होती है, ऊपर बताया था ना। तो बेसिकली इन पे बैठी होती है ग्लाइकोप्रोटीन माइक्रोफिब्रिल्स, उसकी मिसाल ये फिब्रिलिन वगैरह, ठीक है। उनके ऊपर क्या होता है, ट्रोपोइलास्टिन सेल के बाहर आके कहती है, यार मुझे बैठने की जगह दो, इतना मैं सफर करके आई हूँ, सेल के अंदर से बाहर आ रही हूँ यार, ठीक है। तो ट्रोपोइलास्टिन वो फिब्रिलिन वगैरह कहते हैं, अच्छा जो हमारे ऊपर डिपॉजिट हो, जो हमारे ऊपर बैठ जाओ, ठीक है। समझ आ गई।
अच्छा जी, फिर उसके बाद और क्या, इसमें भी क्रॉस लिंक्स बनेंगे। अच्छा, इसकी क्रॉस लिंक को समझो, उसमें क्रॉस लिंक कैसे बना था, ठीक है। देखो उसमें कैसे बना था, उसमें ना एक ट्रोपोकोलेजन का मॉलिक्यूल था, ठीक है। उसमें तीन चेन्स थी, तीनों चेन्स में हाइड्रोक्सी लाइसिन या फिर लाइसिन मॉलिक्यूल्स मौजूद थे, ठीक है। ये था एक ट्रोपोकोलेजन का मॉलिक्यूल जिसमें तीन चेन्स हैं, तीनों चेन्स में अमीनो एसिड्स हैं, तीनों चेन्स पॉलीपेप्टाइड्स हैं। एक साथ वाला एक और मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो क्या हुआ था कि एक एक मॉलिक्यूल की उसने क्या की थी, ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन। ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन किसने की थी, कॉपर कंटेनिंग इसने लाइसाइल ऑक्सीडेज ने, ठीक है। उससे ये हुआ था कि उस ट्रोपोकोलेजन का मॉलिक्यूल जो था ना, वो वाला जो लाइसाइल रेजिड्यू था, वो हो गया था एक्टिव। उसने साथ वाले ट्रोपोकोलेजन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना के इस तरह से उसने क्रॉस लिंक बना लिया था दो ट्रोपोकोलेजन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है। ऐसे ही हुआ था यहाँ पे। अलबत्ता अब क्या है, यहाँ पे अब सीन ये है कि यहाँ पे इसने क्या करना है, इसने तीन एलाइसाइल जो है ना, 3 ऑफ द एलाइसाइल चेन्स, ठीक है, इसने क्या करना है, इसने जनाबे वाला इसने भी एलाइसिन रेसिड्यूज ही बनाने हैं यहाँ पे भी, लेकिन ये है कि इसने 3 बनाने हैं प्लस 1 अनअल्टर्ड चेन फ्रॉम द सेम और ठीक है। इसने क्या है, इसने 3 एलाइसाइल साइड चेन्स प्लस 1 अनअल्टर्ड लाइसाइल साइड चेन फ्रॉम द सेम और नेबरिंग पॉलीपेप्टाइड फॉर्म डेस्मोसिन क्रॉस लिंक। यहाँ पर बनता है डेस्मोसिन क्रॉस लिंक, ठीक है। उसमें होता क्या है कि 3 आते हैं एलाइसाइल साइड चेन्स, ठीक है ना। मतलब ये कि तीन जो होंगे ना, तीन तीन जो एलाइसाइल साइड चेन्स आएंगी, एक वो आएगा जो कि वहां पर देखो, वहां पर एक क्या आता था, ये देखो देखो देखो, एक क्या आया, ठीक है, एक आता लाइसाइल रेजिड्यू, ठीक है। एक चेन का उसने क्या किया, उसने साथ वाले के साथ उसने रिएक्ट किया, ठीक है। साथ वाला जो के एलाइसाइल नहीं बना था, साथ वाला ठीक था, बस इसने एक की रिडक्शन, एक की इसने ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन की, ठीक है। और वो रिएक्टिव बन गया, उसने साथ वाले के साथ, ये देखो, ये रिएक्टिव बन गया, एल्डिहाइड स्पीशीज बन गई, उसने साथ वाले के साथ रिएक्ट किया, ठीक है। यही हुआ था ना। यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे वो कहता है कि ये देखो, इसको देखो, 3 की उसने करनी है ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन। अब इसकी ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन की, इसकी उसने नहीं की, ठीक है। ये देखो, इस पे अमोनिया लगा हुआ है, इस पे अमोनिया लगा हुआ है, ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन में बार बार कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब सिर्फ मुझे मसला पता क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कल का लेक्चर नहीं सुन के आए उन्हें, तो अब मैं जो सिर्फ उनकी फिक्र हो रही है, क्योंकि बाकियों का तो मुझे यकीन है कि उनको अच्छी समझ आ ही रही है, लेकिन जो नहीं समझ के आया पिछला लेक्चर, अब उसका मैं क्या करूँ अब, ठीक है। अच्छा, ये देखें कि इधर अमोनिया लगा हुआ था ना, उसने देखो, उसने ये अमोनिया निकाल दिया, तो अब देखो, अब उधर अमोनिया नहीं है। तो यही हुआ है वहां पे भी, ए लाइसिन रेजिड्यू कैसे बना है, ठीक है, कि उसने इधर इधर तीनों पे अमोनिया लगा हुआ था, इसका भी उड़ा दिया, इसका भी उड़ा दिया, इसका भी उड़ा दिया, तो ये 3 ए लाइसाइल रेजिड्यू है, ठीक है। और ये कौन है, ये लाइसाइल है, मतलब ये ठीक है, ठीक है। इन चारों ने मिलकर डेस्मोसिन क्रॉस लिंक बना लिया, ये सारा डेस्मोसिन क्रॉस लिंक है, डेस्मोसिन क्रॉस लिंक है। बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये मामला हुआ है जी, ये बातें क्लियर हो गई। अच्छा, फिर वो कहता है कि जो फिब्रिलिन जिसके ऊपर आगे उसने बैठना था, अगर उसमें म्यूटेशन आ गई तो इस सिंड्रोम को कहते हैं मार्फॉन सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑब्वियसली अब इसका मतलब है फिर वो फिब्रिल सही से नहीं बन पाएंगे, ठीक है। वो फिर फिब्रिल सही से नहीं बन पाएंगे, ठीक है। उन्हीं के ऊपर आगे देखो ना, फंक्शनल मायोफिब्रिल्स नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर मतलब एक स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी तो वो इम्पेयर्ड होगी ना, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी जो थी, जिस पर आके फिर आगे से इलास्टिन ने आगे बैठना था। तो इस सिंड्रोम को कहते हैं मार्फान सिंड्रोम। सिर्फ आपको ये एक लाइन पता हो, ठीक है, क्या लाइन पता हो, फिब्रिलिन 1 की म्यूटेशन हो गई है, ठीक है, जिसके ऊपर आगे इलास्टिन ने डिपॉजिट होना था, ठीक है। अब इसके क्या होगा कि फंक्शनल मायोफिब्रिल्स नहीं बनेंगे, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलो जी, आप जरा यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब आप लोगों ने समझना भी है और याद भी करना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो जरा। बात अब ये है कि ये देखो, ये अल्विलाई है, ये क्या है, ये लंग्स है, लंग के अल्विलाई है, ये अल्विलाई के बाहर की स्पेस है, एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस है। अब आप लोगों को मैंने क्या बताया हुआ था, ठीक है, किसी को याद है, ठीक है, कि लंग्स के अंदर क्या होते हैं, मैं अब क्या करूं इन लोगों का, कि लंग्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रोफिल्स किस लिए होते हैं, कि सपोज अगर आपने
कोई आपने सांस लिया, सांस में हवा में क्या था, कोई ना कोई बैक्टीरिया वगैरह अगर आ जाए, ठीक है, तो उसकी फेगोसाइटोसिस के लिए न्यूट्रोफिल्स होने चाहिए ना, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स इसलिए होते हैं, एक मिनट सिर्फ ना, सिर्फ एक मिनट रुके। हाँ जी, हाँ जी। तो यानी कि ये न्यूट्रोफिल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, किस लिए? बिकॉज अगर कोई एयरबोर्न पैथोजन आ जाए, ठीक है, तो हमने इम्यून रिस्पॉन्स करना है, हमने उसको, ठीक है ना, हमने उसको मारना है, ठीक है, हवा के जरिए से अगर कोई आ जाए तो ये न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। अच्छा, अब ये न्यूट्रोफिल्स एक, ठीक है ना, इनसे एक एंजाइम निकलता है, ये देखो, एंटीट्रिप्सिन नहीं 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 नहीं, ये न्यूट्रोफिल इलास्टेज ये निकालते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल इलास्टेज, ये यानी कि न्यूट्रोफिल से आता है। अच्छा, ये अब रिलीज करते हैं कि हमने ना, ये बेसिकली जो होता है ना, ये इलास्टेज, ठीक है, बेसिकली प्रोटियोलिटिक, यानी कि इसने उस बैक्टीरिया वगैरह को मारा, ठीक है। लेकिन अब होता ये है कि ये जो इलास्टेज है ना, ये उसका नाम क्या, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये यहाँ से निकल के इस एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में आ जाता है। अब आपको मैंने अभी तो बताया कि लंग्स के अंदर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, अभी बताया कि नहीं बताया? तो इलास्टिक फाइबर्स में क्या है, ये देखो, ये आपके ब्लैक वाले क्या है, इलास्टिक फाइबर्स हैं, तो इलास्टिक फाइबर में इलास्टिन है, ठीक है। तो यानी कि ये इलास्टेज जो है, ये क्या करता है, ये आके जनाबे वाला आके क्या करता है, हमारे इलास्टिक फाइबर्स की प्रोटीनिटी क्लीवेज करना शुरू कर देता है। भाई हमारी इलास्टिन भी तो प्रोटीन है ना, अभी तो बताया, ठीक है, तो यानी कि उसको उसको मारना शुरू कर देगा। अब मुझे बताओ, बात समझ आ रही है? अब नॉर्मली क्या होता है, ये तो मैंने आपको एक तरीके से बताया ना, ठीक है, कि ये मामला है। अब नॉर्मली नॉर्मली ये होता है कि हमारे लिवर में ना एक प्रोटीन बनती है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, यानी कि एंटीट्रिप्सिन, ये बेसिकली जो होती है ना, ये हमारे ये क्या करती है, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये है एंटीट्रिप्सिन, ये क्या करती है, ये इस इलास्टेज को ना पकड़ लेती है, ये देख रहे हो, उसके काटने वाली जो जगह है ना, काटने वाली, ये देखो, ये इसके उसने दांत बनाए हुए हैं, उसके दांत काटने वाली जगहों को पकड़ लेती है, जिससे ये होता है कि वो इलास्टिन फाइबर्स पर एक्ट नहीं कर सकता, और इस तरह से वो लंग्स को डैमेज नहीं करता। ये बात समझ आ गई? थोड़ी सी कहानी समझ आई? चलो अब थोड़ा सा यहाँ से देखो कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नॉर्मली ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है इस इलास्टेज को, जो कि ड्यूरिंग फैगोसाइटोसिस बाय द न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट इन द अल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, ठीक है, लंग्स में जो न्यूट्रोफिल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, वो उसका नाम का जो रिलीज करते हैं इलास्टेज, देखो, इलास्टेज रिलीज ड्यूरिंग फैगोसाइटोसिस, यानी कि सपोज उधर से आता है कोई ना कोई पैथोजन, अब ये इलास्टेज रिलीज करते हैं कि हमने उसको मारना है, लेकिन वो इधर से एक्सट्रासेलुलर स्पेस में आके वो, ठीक है, क्योंकि वो तो इलास्टेज है, वो तो प्रोटीयोलिटिक है, वो इलास्टिक फाइबर्स भी अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन वो क्या होता है, वो नॉर्मली प्रिवेंट कर लेता है, इनहिबिट कर लेता है उसको, ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नॉर्मली आकर उनको इनहिबिट कर लेता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या, अगर आपकी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की हो जाए डेफिशिएंसी, ये जिसने उसको रोकना था, उससे क्या होगा, न्यूट्रोफिल जो है वो लंग को डैमेज कर देगा। बात समझ आई कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है? थोड़ी सी समझ आ गई होगी, थोड़ी सी। चलो जी, अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, बातें समझ आ गई थोड़ी सी। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनाना किसने है, लिवर ने, ठीक है, मतलब ज्यादातर लिवर ने बनाना है, जैसे हमारे को सारे कोगुलेशन फैक्टर्स वगैरह कौन बनाता था, लिवर बनाता था, तो ये भी ज्यादातर किसने बनाने हैं, लिवर ने बनाने हैं, ठीक है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अच्छा, ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन सिर्फ और सिर्फ इलास्टेज को नहीं रोकता, ये बेसिकली जितने भी प्रोटीन के एंजाइम्स होते हैं ना, प्रोटीन एंजाइम्स जिन्होंने प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी करनी होती है, उन सबको रोकता है, ठीक है, मतलब ये कि ठीक है, तो इसी वजह से इसका नाम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है। क्यों बोला? क्योंकि ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, आप लोग सेकंड ईयर में जाके पढ़ोगे, एफएससी में भी आप लोगों ने पढ़ा है, ये ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ठीक है, ये ट्रिप्सिनोजिन की फॉर्म में रिलीज होता है, फिर मतलब ये कि हमारे पेंक्रियास से जो सिक्रीशन होते हैं ना, पेंक्रियाटिक एंजाइम्स आते हैं प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, ठीक है, इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में आते हैं, भाई यार प्रोटीन आई है, चलो इसकी थोड़ी सी प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक में हो जाती है, बाकी की डाइजेशन के लिए जैसे मैंने बताया था कि लिवर से क्या आता है, लिवर से सिक्रीशंस आती हैं बाइल डक्ट के जरिए से ड्यूडेनम में, ऐसे ही पेंक्रियास से भी आ रही होती हैं, पेंक्रियाटिक एंजाइम्स आ रहे होते हैं, उन्हीं में ये है, ट्रिप्सिनोजिन आ रहा होता है, फिर वो बाद में आकर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि इसने करना क्या होता है, ट्रिप्सिन ने, इसने भी प्रोटीन को तोड़ना होता है, तो चूंकि चूंकि ये जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, इसने
इसने गैर जरूरी प्रोटीन की ब्रेकेज रोकनी होती है सारे प्रोटीन तोड़ने वालों की, यानी कि जितने भी प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी रखने वाले एंजाइम्स वगैरह है ना, इसने कहना होता है नहीं भाईजान तोड़ना है लेकिन अपनी चीज को तोड़ो जिसको तोड़ने के लिए पैदा हुए हो, फजूल फजूल नहीं तोड़ा ताड़ी करनी, ठीक है। तो इसी तरह से ये इलास्टेज को भी रोक रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ इलास्टेज के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये और भी सारी प्रोटियोलिटिक जितने भी हैं उनको रोकता है। बात समझ आ गई थोड़ी सी और, ठीक है। चलो जी, रोल, इसका रोल क्या है कि इसने एक्सेलर स्पेस में आके, ठीक है, ये बातें मैंने बता दी हैं। तो इस तरह से अच्छा एक और बात ये है कि लंग के टिश्यू को याद रखें कि लंग का टिश्यू रीजनरेट नहीं कर पाता, ठीक है। लंग का टिश्यू जो है ना उसकी रीजनरेशन की जो है ना वो उतनी सलाहियत नहीं होती, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये है कि अगर इस तरह का मामला होता है तो अगले बंदे को तो पल्मोनरी डिजीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। अच्छा अब जरा ये वाली बातें बड़ी अच्छी समझनी है आप लोगों ने, प्लीज प्लीज प्लीज, मेन यूक्यू ये है। बाकी जितनी बातें बताई हैं उसमें से पता है कि एमसीक्यू क्या आना है, ठीक है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ मतलब कहानी इसीलिए थी भाई आप लोगों को ये बात समझ आ जाए। जहां से ये एमसीक्यू आना है, मार्फन सिंड्रोम, डेस्मोसिन